हाय एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू सी 2023 का सीएओ का पार्ट बी एंड सी डिटेल के अंदर अच्छे से न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। तो 5 आउट ऑफ 7 क्वेश्चन करेंगे 20 मार्क्स का और 3 आउट ऑफ 5 करेंगे पार्ट सी के अंदर 30 मार्क्स का। ठीक है, 30 नंबर का। तो ये 50 नंबर अपन को पक्के करने हैं अपने। कोशिश करना जब भी आप पेपर करो तो पार्ट सी को सबसे पहले पिक करूँ, ताकि एग्जाम में अगर पेपर आपका टाइम कम बचे तो पार्ट ए के क्वेश्चन ही मिस हो जाए और पार्ट सी और बी अच्छे से हो जाए आपका। इस चीज का ध्यान रखना, अगर पेपर आता है अच्छे से तो पार्ट सी पहले करना। एक्सप्लेन करो फेच साइकिल। फेच साइकिल कुछ भी नहीं है, जो आपका आईआर था। आईआर क्या था? इंस्ट्रक्शन का रजिस्टर था, जिसके अंदर जितने भी सारे इंस्ट्रक्शंस आते हैं उनको लोड करना। बेसिकली उस लोड करना, उससे डिकोड करना, उसको एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है? फेच साइकिल करता है। तो यही इसका मेन पर्पज है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है आपका कि कोई भी एक इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है वो पढ़ा है पीसी के अंदर। वहां से ये गेट करता है, ठीक है, और फिर है ना ये लाइन में लगा देता है सीपीयू के पास में। सीपीयू मान ले एक ऑलरेडी है ना इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहा है और इसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चाहिए, तो ये क्या करता है? मेन मेमोरी से लेके आता है। तो ये बेसिकली आपके जो भी एड्रेस स्टोर होते हैं पीसी काउंटर के अंदर, उस एड्रेस पे जाता है और वहां से वो इंस्ट्रक्शन लेके आता है और लाइन में लगा देता है इसको, ताकि जैसे ये वाला इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा इस वाले को ये पिक कर लेगा। तो फेच साइकिल का यही काम है, फेच करना। फर्स्ट फेज है इंस्ट्रक्शन साइकिल का, जहां पर सीपीयू रिट्रीव करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को, जो भी आपकी मेन मेमोरी से एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड यूजिंग द एड्रेस स्टोर। तो जो भी एड्रेस मिलेगा पीसी से वो अपन ले लेंगे। डिकोडिंग एग्जीक्यूशन के लिए यूज किया जाता है। तो स्टार्टिंग करें तो पीसी सबसे पहले मेमोरी होल्ड करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की, तो वहां से अपन को एड्रेस को लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले स्टेप 1 दे रखा है आपको, सबसे पहले एड्रेस लेके आना है और उसको मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर कॉपी कर देना है जाके उस एड्रेस को। ठीक है, बहुत सारे एड्रेस है, तो वहां से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आप लेके आ जाओगे पीसी से और उसको यहाँ पे आके स्टोर कर दोगे। ये देखो कॉपी कर दिया। फिर उसके बाद आपको MAR के अंदर स्टोर कर देना है। ठीक है, अब द एड्रेस इन MAR इज प्लेस्ड ऑन द एड्रेस बस। अब वो एक बस है जो जा रही है आपकी डेटा ट्रांसफर करने के लिए या फिर आपके एड्रेस को ट्रांसफर करने के लिए। तो उस बस के अंदर क्या करते हो आप? वो MAR का एड्रेस प्लेस कर देते हो। फिर वो क्या होता है, आपका कंट्रोल यूनिट इशू करता है रीड सिग्नल को। रीड करना है भाई, मेरे को रीड करना है। तो इंस्ट्रक्शन एट द मेमोरी लोकेशन इज फेच इनटू द मेमोरी बफर रजिस्टर। तो फिर वो क्या होता है, वो बस क्या करती है, उसको एम एम MBR में फेच करवा देती है और साइमल्टेनियसली पीसी उस वैल्यू को एक से इंक्रीमेंट कर देता है और फिर वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लेने चल जाता है और फिर अगेन उसको MRA में कॉपी कर देता है। तो ये देखो मेमोरी ऑफ MRA MBR में चल जाती है और पीसी वाला अपडेट हो जाता है। तो कंटेंट ऑफ MB इज कॉपी टू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, फिर वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में चल जाता है MBR का। तो MPC है, MAR है, MBA है, देन पीसी को अपडेट करो, फिर MBR से IR में डाल दो। दिस इज द सिंपल प्रोसेस। यही यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है, यहाँ पर भी यही दूसरी तरीके से लिख रखा है। स्टार्ट करो, फेच करो, डिकोड करो, एग्जीक्यूट करो, यस नो करो, हैंडल करो, नेक्स्ट साइकिल में लूप चलाओ। ये दूसरे तरीके से बताया, ये आपको जो मैंने बताया भी उस तरीके से ये है। ये कंक्लूजन है आपका सिंपल का। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। देखो बूथ एल्गोरिथम मैंने लास्ट वीडियो में भी देखी थी, इसमें भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास देखो ये वाला तो होता है फर्स्ट वाला M, ये वाला होता है Q। तो आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हो। अपन 8 बिट का रजिस्टर यूज कर रहे हैं, यानी कि क्या हो गया आपका, क्योंकि 8 आपका 4 2 1 16 32 64 एंड 128, ये हो गया आपकी 8 बिट। अब इसको देख के इन कॉम्बिनेशन से अगर 21 बन जाए तो वो बना दो। तो इस तरह से वैल्यू निकल के आ जाएगी कि इधर जैसे मैं लिखता हूँ 1, ठीक है, ये फिर मैं लिखता हूँ इधर 1 और इधर लिखता हूँ 1, तो काम हो जाएगा और बाकी सब में 0 आ जाएंगे। तो ये मैंने बन गई Q की वैल्यू। M की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो 37 को निकालोगे। ठीक है, कैसे निकालोगे? 32 और आपका ये 4 36 और एक 37। तो इसको लिख दूं मैं जैसे 0 0 1। ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा इस केस में। 0 फिर 0 फिर 1, ठीक है, फिर 0 फिर 1। अब इसको आपको उल्टा करना है, क्योंकि ये तो 37 की वैल्यू, मेरे को -37 की वैल्यू चाहिए बरो।
तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अब देखो एम, अब एक एम निकालना पड़ता है, एक माइनस एम भी निकालना पड़ता है। माइनस एम की वैल्यू आपकी एज इट इज ये हो गई, तो आपको माइनस एम की वैल्यू मिल गई, ठीक है। एम की वैल्यू निकालनी है तो इसको जस्ट उल्टा कर दो, तो 1 1 0 1 1 0 1 0। अब इसमें एक को जोड़ दो, तो क्या वैल्यू निकल के आएगी आप खुद बताओ, 1 1 0 1 1 0 1 1। तो देखो 1 1 0 1 1 0 1 1, एम की वैल्यू ये है, माइनस एम की वैल्यू ये है। तो देखो आपकी इनिशियली ए इक्वल टू एम इसने बोला है, इसको आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ये करने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो सिंपली समझो ए की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 रहती है, क्यू की वैल्यू ये अपने निकाली है, और क्यू की लास्ट वैल्यू से एक वैल्यू वैल्यू ये 0, तो ये 0 यहाँ पे इसने लिख दिया Q-1, ठीक है। अब आपको देखो कुछ चीजों का रूल्स और रेगुलेशन का ध्यान रखना है कि अगर आपके Q एंड Q-1 की जोड़ी बनाए अपन, जैसे लास्ट की 2 डिजिट है ना Q की, वो देख लेना। अगर वो 1 0 आ रही है तो आपको ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, 0 1 आ रही है तो ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगर ये आ रही है तो कुछ भी परफॉर्म नहीं करना, ये चीजें परफॉर्म करके, ठीक है, फिर आपको ARS लगाना है, यानी कि राइट शिफ्ट करना है इसको, हर हर वैल्यू को एक एक आगे शिफ्ट होगी, किसकी, ए की, क्यू की और Q-1 की। तो इसको देखते अपन, ए की वैल्यू गिवन है, क्यू की वैल्यू गिवन है, Q-1 यहाँ से पिक कर लिया, इनिशियल वैल्यू है, तो आपको पता है लास्ट की वैल्यू Q इन Q-1 1 0। सो 1 0 केस में A इक्वल टू A-1, इसको मैं लिख दूँ A बिलोंग्स टू A प्लस में माइनस का M, ठीक है। तो माइनस एम की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल ही चुके थे, ओके। तो माइनस एम की वैल्यू लगा देंगे, ए की वैल्यू लगा देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो आपको ये वाली वैल्यू मिल गई लेटेस्ट, ओके। ये वैल्यू एजिटिज आ गई, ये वैल्यू एजिटिज आ गई। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये परफॉर्म करो कुछ भी तीनों, उसके बाद में ये चीज तो करनी करनी है, मस्ट है ये तो। ARS में क्या करोगे, इन सबको एक शिफ्ट कर दोगे। कैसे एक शिफ्ट करोगे, ये वैल्यू तो एजिटिज आ जाती है, लास्ट वाली यहाँ चली जाएगी, ये वाली यहाँ चली जाती है, एक एक शिफ्ट हो जाते हैं, एक एक शिफ्ट हो गए, तो मेरे पास ARS की ये वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब मेरे लास्ट में क्या वैल्यू है, 0 और 1, तो 0 1 की बेस में वैल्यू क्या आ गई बताओ, A इक्वल टू A प्लस M। तो मेरी A की वैल्यू ये रही, M की वैल्यू ये रही, 11 0 11 0 11, दोनों को जोड़ देंगे तो मेरे पास ये नई वैल्यू मिल जाएगी, मेरे को नई वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू एजिटीज आ गई, ये वैल्यू एजिटीज आ गई। अब आपको क्या करना है, ARS परफॉर्म करना है, तो ये एजिटीज वैल्यू आ गई, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। तो नई वैल्यू ये बन गई, इसकी वैल्यू ये बन गई और इसकी वैल्यू ये बन गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लास्ट वैल्यू देखनी है, 1 0 1 0 है, तो A इक्वल टू A-1, वही A प्लस माइनस एम की वैल्यू इसलिए पहले निकाली थी अपन ने। तो आपको इसी तरीके से चीजें 1 बाई 1 परफॉर्म करनी है, एक ऑपरेशन परफॉर्म ARS, फिर परफॉर्म ARS, ठीक है, फिर परफॉर्म ARS, ठीक है। एक टाइम ऐसा है जब 0 0 आ गया आपका, 0 0 के केस में क्या होता है, कुछ भी नहीं करना, बस ARS लगाना है, तो उसके केस में एजिटीज आ गई है, देखो ये वैल्यूज, ठीक है। बस फिर यहाँ पर ARS अप्लाई करा तो एक एक आगे शिफ्ट हो गया। तो पहले यहाँ ऑपरेशन परफॉर्म होता है, फिर यहाँ पे आप डिटेल बताते हो कि यहाँ पर मैंने ये ऑपरेशन लगाया जिससे मेरी ये वैल्यूज बन गई, नहीं वाली, फिर ये वैल्यू एज इट इज आ गई अगले राउंड में, ठीक है। फिर अगर पाया अपन ने वापस 0 0, वापस नो ऑपरेशन, फिर नेक्स्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग ARS करना है, तो आगे एक शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरी A की वैल्यू और Q की वैल्यू मिल गई मुझे, दोनों को साथ में कंबाइन करके लिखना है बस, मल्टीप्लाई ऐड कुछ नहीं करना। तो आप इसको सोल्व करोगे टूज कॉम्प्लीमेंट के साथ डेसिमल में कन्वर्ट करके, तो -777 आंसर आ जाता है। और आपको शॉर्टकट बता दूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, वो वैल्यू आ जाती है, और इस वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट कर देना, वही आंसर होगा, और टेबल में भी लास्ट में आप वो दिखा देना। तो एक शॉर्ट ट्रिक है, किसी को पता नहीं चलता और सबको लगता है हाँ भाई सही आंसर निकाला इसने। डिस्क्राइब द फ्लाइंग मॉडल एंड एक्सप्लेन द कंपोनेंट। फ्लाइंग मॉडल इज नथिंग, बेसिकली एक मॉडल है जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर को कैटेगराइज करता है बेस्ड ऑन आपके नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितने हैं और डेटा स्ट्रीम कितनी है, इनके बेस के ऊपर अलग अलग करता है। सपोज करो आपने एक सिंगल इंस्ट्रक्शन दी और सिंगल ही डेटा वहां से गेट कर रहे हो स्ट्रीम में, तो 1 इंस्ट्रक्शन 1 डेटा, विच इज बेसिकली ट्रेडिशनल नॉन न्यूमैन की CPU था उसके अंदर ऐसे होता था। फिर आपका यह सिंगल इंस्ट्रक्शन देते हो और मल्टीपल डेटा वहां से ले रहे हो, तो वो हो गया मैनी, तो GPU आपके वेक्टर स्टोर्स हो गया वहां पर। MISD, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन पे एक ही आप वो ले रहे हो,
सो ये बहुत ही रेयरेस्ट होता है, एक्सपेरिमेंटल केस होता है, जैसे फॉल्ट टॉलरेंस के सिस्टम होते हैं उसमें होता है। MIMD मल्टीपल इंस्ट्रक्शन और मल्टीपल डेटा, मेनी मेनी, तो मल्टी कोर जो आपके आजकल लैपटॉप ये क्लस्टर्स चल रहे हैं ना, तो उसके अंदर ये चीज काम में ली जाती है। तो ये चारों है, इनको डिटेल में आप लिख के आ सकते हो। और दिस इज योर फ्लाइंग टेक्सोनॉमी, लास्ट ईयर भी आया था 24 में भी, 23 में भी आ रहा है, और ये भी 23 में आएगा। ठीक है, तो काफी चीजें आप मैच कर लेना, आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिंक चाहिए आपस में कितनी चीजें मैच करी है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, यहाँ पर भी इन्होंने ये एक्सप्लेन किया है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो सेम। ओके, सो दिस इज रॉन्ग, इसको मत पढ़ो, ये कुछ एक्स्ट्रा पेज आ गया। ओके, शॉर्ट्स नोट्स करने हैं अपन को। MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, बेसिकली एक सीपीयू का रजिस्टर है जो आपकी मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करता है, कि आपके डेटा को कहाँ से फेच करना है या कहाँ पे स्टोर करना है, कि एक लोकेशन होती है जहाँ पर आपको डेटा को स्टोर करना है, फेच करना है, तो उसकी मेमोरी का एड्रेस को स्टोर करने का काम किसका है? MAR के पास जाओ, आप बोलोगे मेरे को डेटा फेच करना है, तो बोलता है कि भाई साहब मेरे पास एड्रेस पड़ा है, लोकेशन पड़ा है, ये लो लोकेशन, उस पर जाओ, इंस्ट्रक्शन है वो डेटा हो उसको फेच करो सीपीयू के द्वारा। फिर बोलता है कि अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो उसके में भी MAR हेल्प करेगा। क्या करेगा? वो इंस्ट्रक्शन को लोकेट करने के लिए हेल्प करेगा, मेमोरी को फ्रॉम द मेमोरीज में। ठीक है, लोकेट करने के लिए। डेटा स्टोरिंग की बात आएगी तो MAR स्टोर कर देगा डेस्टिनेशन, आपकी मेमोरी एड्रेस को, कि कहाँ पर आपको स्टोर करना है, वो भी फेच कहाँ से करना है, तो सबकी मेमोरी एड्रेस का ठेका इसको मिला है। ठीक है, तो रोल है साइबर में कि मेमोरी आइसोलेशन, डेटा की वाइपिंग, एनक्रिप्शन, समरी वमरी। पीसी क्या होता है? पीसी बेसिकली एक स्पेशल पर्पस का रजिस्टर होता है जो आपके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को के एड्रेस को स्टोर करता है। कि जैसे कि आपके सीपीयू के पास एक इंस्ट्रक्शन चल रहा है, आपको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मिलने वाला है, तो सीपीयू को कहाँ से मिलेगा कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ पर है? तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था स्टार्टिंग में 11वें क्वेश्चन में, तो वही सेम प्रोसेस है यहाँ पर, कि वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस यहाँ पे रखता है, फिर वो बंदा आता है, फिर वो एड्रेस यहाँ से लेता है और वो इंस्ट्रक्शन वहां से फेच करके MAR को देता है। MAR फिर बोलता है ये ले भाई डेटा, फिर डेटा आपके सीपीयू में आ जाता है। सो दिस इज द थिंग पीसी काउंटर की भी। So these are some simple examples, not big things. Okay, next, explain the paging and segmentation. Okay, let's see this. So क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी पेजिनेशन यानी पेजिंग एंड सेगमेंटेशन को आपको बताना है। तो पेजिंग इज नथिंग, आपकी मेमोरी की यूटिलाइजेशन के लिए काम में ली जाता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट की एक टेक्निक्स है जिसके अंदर क्या होता है, लॉजिकल मेमोरी को आप एक फिक्स्ड साइज के ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हो। जैसे कि 4 भागों में आपने डिवाइड कर दिया तो हर एक चीज एक एक पेज हो गया, इससे आपकी मेमोरी का यूटिलाइजेशन अच्छा हो जाता है। और आपकी फिजिकल मेमोरी को भी आप फिक्स साइज ब्लॉक में कन्वर्ट करते हो, तो वो आपके फ्रेम्स कहलाते हैं। कौन सी? फिजिकल मेमोरी। और लॉजिकल मेमोरी को तो वो पेजेस होते हैं। तो देखो ये तो फ्रेम्स हो गए, ये आपके कंटेन होते हैं जिसके अंदर लॉजिक होता है। तो ईच फ्रेम के अंदर जो आपकी फिजिकल मेमोरी है उसको आपने डिवाइड किया, और उसके अंदर जैसे आपको पता है कि P1 मैंने डाला है, तो P1 आपकी लॉजिकल मेमोरी है इसके अंदर। सो एक ईच फ्रेम के अंदर मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस करो आप साइज की, पेज साइज आपका आ गया, पेजेस आ गए, मेन मेमोरी से एलोकेशन हो गया। तो देखो लॉजिकल एड्रेस कैसे होगा? पेज नंबर प्लस पेज का ऑफसेट। और आपका फिजिकल एड्रेस कैसे होगा? फ्रेम का नंबर और पेज का ऑफसेट। तो दिस ट्रांजेक्शन, ठीक है, ट्रांसलेशन इज डन बाय द MMU, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के द्वारा किया जाता है यूजिंग द पेज टेबल। आपके पास पेज टेबल है तो उससे आप ये परफॉर्म कर सकते हो। तो जैसे ये फिजिकल नंबर, फिर उसका ऑफसेट निकाल दो, फिर आप फ्रेम नंबर, फिर उसका ऑफसेट निकाल दो, तो फिजिकल एंड लॉजिकल एड्रेस आपके पास निकल के आ जाते हैं। आपको कोई अलग से एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई भी कंटी कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन करने की जरूरत नहीं, एफिशिएंट की स्वैपिंग होती है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है, मेमोरी एक्सेस का टाइम लग सकता है, थोड़ा सा ओवरहेड होता है मैनेजमेंट करना, कि पेज टेबल को और हैंडल करो। सेगमेंटेशन इज समथिंग एल्स, बेसिकली इट इज ए मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम जहाँ पे प्रोग्राम्स को डिवाइड किया जाता है लॉजिकल सेगमेंट्स में, लाइक आपके फंक्शनल कंपोनेंट्स की बेस पे उसको डिवाइड कर रहे हैं, कोड के बेस में, डेटा के बेस में, स्टैक के बेस में। सो सेगमेंट्स बेसिकली इज नॉट अ फिक्स्ड साइज, इट इज ए वेरिएबल साइज। वेरिएबल की वैल्यू बदलेगी तो सेगमेंट्स की वैल्यू भी बदल जाएगी, एंड रिप्रेजेंट करता है ये लॉजिकल डिविजन्स को इनटू द प्रोग्राम। लाइक कोड आपका इस साइज का है, डेटा इस साइज का है, स्टैक आपका इस साइज का है, तो ऐसे समझ में आएगा। सो दिस ट्रांसलेशन इज परफॉर्म बाय MMU। ठीक है, वही मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट यूजिंग ए सेगमेंट टेबल एंड सेगमेंट टेबल बेस्ड रजिस्टर के थ्रू। तो ये सेगमेंट की वैल्यू है, ये बेस की वैल्यू आपकी जो यहाँ पर बेस एड्रेस आपने निकाला, साइज वेरिएबल साइज। ठीक है, और ये आपकी यहाँ पर लिमिट देखने को मिल रही है अलग अलग बिट के अंदर। ठीक है, तो लॉजिकल एड्रेस आपका हो गया सेगमेंट नंबर प्लस ऑफसेट, एंड फिजिकल एड्रेस हो गया बेस एड्रेस ऑफ सेगमेंट प्लस में ऑफसेट।
सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। फिक्स साइज होता है, ये वेरिएबल साइज होता है, ये इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। पेज नंबर होता है, इसमें सेगमेंट पेज होता है, ये नो प्रिजर्व्ड होता है, ये लॉजिकल प्रोग्राम को प्रिजर्व करता है। तो पेजिंग इंप्रूव करता है किसको? मेमोरी यूटिलाइजेशन को। और सेगमेंटेशन क्या करता है? लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को एनहेंस करता है। सो बहुत सारे मॉडर्न सिस्टम से इन दोनों को कंबाइन करके, सेगमेंट को पेजिंग को कंबाइन करके एक अप्रोच निकालते हैं एफिशिएंट। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है फिक्स्ड पॉइंट में, कुछ भी नहीं है। बेसिकली ऐसा फिक्स्ड नंबर ऑफ डिजिट का मतलब कि बिफोर और आफ्टर डेसिमल पॉइंट वो नंबर सेम रहे। तो ये जो कॉमनली स्टोर करता है बाइनरी फॉर्म को, कैसे करता है? साइन मैग्नीट्यूड के द्वारा, 1s कॉम्प्लीमेंट या 2s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आपके दोनों के साइन प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो सिंपली आप उसमें बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन अगर एक का प्लस एक का माइनस है तब आपको क्या करना पड़ेगा? लास्ट टू मीडियम करना पड़ेगा। और साइन आपके लार्ज वाले पे जो था, लार्ज वाले पे सपोज करो माइनस था तो माइनस मिलेगा, प्लस था तो प्लस मिलेगा। तो लार्जेस्ट टू स्मॉलर सब्ट्रैक्ट करना। अगर दो पॉजिटिव नंबर का प्लस कर रहे हो तो आपको नेगेटिव मिलना चाहिए, दो नेगेटिव को कर रहे हो तो पॉजिटिव मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्या करना है आपको? किसी भी नंबर को कन्वर्ट करना है सब्ट्रैक्ट में, तो उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालो। ठीक है, निकालिए, फिर उसको उसमें ऐड कर दो। ऐड करते हुए रिजल्ट आएगा और दैट्स फाइनल आंसर। फॉर एग्जांपल हाँ, ए और बी को ऐड करना है, नॉर्मल इसको ऐड करना है, ये आंसर आ गया, -8 अपन ने निकाल लिया। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब इसमें आपको देखो यहाँ पे एक तो 5 है, ये -3 है। तो ये -3 कैसे निकाला अपन ने, पहले आप बताओगे मुझे? तो इसको निकालने का तरीका सिंपल है, इसको जस्ट उल्टा कर दो तो 1 1 0 0, फिर इसमें एक जोड़ दो तो 1 1 0 1। दिस इज योर -3। तो -3 और 5 को जोड़ दो सिंपली। तो मैं इसको जोड़ूंगा तो ये वैल्यू मेरी निकल के आ जाएगी। तो ये कैसे निकल के आई? देखो, जैसे कि यहाँ कर देता हूँ 0 1 0 1 1 1 0 1। ठीक है, 1 1 0 पावर आई इधर 1 1 1 0 पावर आई इधर आगे 0, फिर वो पावर आगे गई लेकिन उनको चार डिजिट के चाहिए। सो दैट्स योर आंसर, दैट्स ऑल। 5 - 3 आपका आ गया 2, और 5 + 3 आ गया आपका 8। -8 कुछ ही नहीं है, 8 है। सो वर्चुअल टू रियल एड्रेस ट्रांसलेशन करना है इनटू द सेगमेंटेशन मेमोरी एड्रेस। कुछ ही नहीं करना, सेगमेंटेशन जो अभी मैंने पढ़ाया ना आपको, अभी जस्ट वो ही आपको डिटो यहाँ पर उतार देना है बस प्लेट पर। कि एक टेक्निक है जो लॉजिकल मेमोरी को डिवाइड करती है वेरिएबल साइज सेगमेंटेशन में, सच एज कोड, डेटा स्टैक एंड दिस ऑफसेट यूज करते हैं, ये सब यूज करते हैं। सिंपल सी बेस लाइन होती है, लिमिट होती है, यही सब चीजें ब्रो। बेस आपकी लिमिट जो अपन यहाँ लिखे हैं वही एज इट इज आप यहाँ पे लिख के आ सकते हो। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी टफ नहीं है। अब देखते हैं पार्ट सी के 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे तो आपके पास सारे ये पीपीटीज अवेलेबल है, वहां से पढ़ सकते हो। स्टिल मैं आपको क्विक लर्निंग करा देता हूं ताकि आपको भी आइडिया लग जाए क्या चीज है। तो आपको डिफरेंट रोल्स ऑफ एड्रेसिंग मोड बताने हैं, साथ के साथ आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होता है वो बताना है, साथ के साथ आपको 4 बिट का फुल एडर का डायग्राम ड्रॉ करना है और माइक्रो ऑपरेशन। तो एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन डाल के इसको बना दिया 10 नंबर का कुल मिला के है, छोटे छोटे क्वेश्चन। तो रोल ऑफ द एड्रेसिंग मोड इन टू दिस, लाइक ये मोड डिफाइन करते हैं कि हाउ इफेक्टिवली आप किसी भी ऑपरेंड को कैलकुलेट कर सकते हो, या वेयर या हाउ टू यूज करो, उसको एक्सेस करो। ए और बी जैसे सपोज करो दो ऑपरेंड है जिसमें प्लस माइनस गुणा भाग परफॉर्मर है, तो उनको आप कैसे एक्सेस करने वाले हो, कहाँ एक्सेस करने वाले हो, किस तरह के परफॉर्म्स करने वाले हो। तो इसके फंक्शन है कि फ्लेक्सिबल है, सपोर्ट है, एफिशिएंट है, रिड्यूस करता है कोड साइज को। नेक्स्ट दो टाइप के होते हैं डायरेक्ट, एक तो द इफेक्टिव एड्रेस इज एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन। The instruction specify a memory location that contains effective address. That's the two thing. Directly is kind of something, effective address को explicitly specify कर दोगे आप। Suppose करो आपने इसको लोड किया and load the content of memory location into the register this. आप यहाँ पे क्या करोगे, इस चीज को लोड करोगे, फिर आप मेमोरी लोकेशन 500 को होल्ड करोगे। बेसिकली ये जो मेमोरी लोकेशन 500 है ना, ये आपके एड्रेस ऑफ एक्चुअल ऑपरेंड को होल्ड करती है। और यहाँ पे बेसिकली आपका जो कंटेंट है, ठीक है, मेमोरी लोकेशन का, वो आपके रजिस्टर के अंदर जाता है। और इसमें आप मेमोरी लोकेशन 500 बेसिकली क्या करती है, आपकी एक्चुअल ऑपरेंड की एड्रेस को होल्ड करती है जो इसको देता है। जैसे ये इसके इक्वल आई, फिर ये इसके पास जाएगी, ना कि ये डायरेक्ट इसके पास जाएगी। तो ऐसे 3 जनों के बीच में ये काम यहाँ 2 जनों में हो रहा है। तो दिस इज डायरेक्ट और दिस इज इनडायरेक्ट। So arithmetic micro operation, addition, subtraction, 1s, 2s, subtraction using the 2s, increment, decrement. So these are some simple things आप खुद बता सकते हो माइक्रो ऑपरेशंस।
4 बिट की बात करें तो दिस इज द डायग्राम वी हैव 4 बिट. 4 बिट इज मेड बाय द कैस्केडिंग 1 बिट फुल एडर. ईच फुल एडर adds corresponding bit of 2 number along with the carry from the previous. इसको आपको देख लेना एक बार, कैरी का क्या फॉर्मूला है फुल एडर का. हमने इसको कर भी रखा है डीआईपी के अंदर, वही सेम चीज आई है. जनरली आती नहीं है लेकिन इन्होंने दिया है. तो आपके अंदर ये 3 तो ये रहने वाली है, और आपकी ये कैरी हो गई है सब की सब. ठीक है, ये आउटपुट वाली आ गई, ये फाइनल कैरी आउट हो गई. ठीक है, तो 1 बिट फुल एडर है, तो ये 4 बिट का फुल एडर है क्योंकि 4 बिट निकल के आ रही है, यहाँ पे 4 कैरी मिल रही है आपको. मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफर, बर्स्ट मोड, साइक्लिंग मोड, ट्रांसफर मोड. ये पेज हटा दो, आगे बढ़ो. एक्सप्लेन करो अर्थमेटिक पाइपलाइन विद सुटेबल एग्जांपल. लास्ट 2024 में भी यही आया था, 23 में भी यही आ रहा है, बार बार यही आ रहा है. क्या होता है कि कुछ कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं ऑपरेशंस, उनको परफॉर्म करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, उनको सीक्वेंस ऑफ सेगमेंट्स मैनर में डिवाइड करना पड़ता है छोटे छोटे स्टेजेस में. तो 5 स्टेजेस के सबसे पहले वो आप ऑपरेंड्स निकालोगे, उसके बाद फिर एक्सपोनेंट करोगे, फिर मैंटिसा करोगे, एडिशन करोगे, नॉर्मलाइज करोगे, राउंडिंग करोगे. इसका मैंने पूरा एक एग्जांपल सेट 2024 में भी एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से, तो वो आप एक बार देख लेना विद एग्जांपल. तो यहाँ पर ये चीज है, स्टेज 1 यहाँ पर, ये फिर यहाँ पर खत्म. फैक्टर्स द अफेक्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ पाइपलाइन प्रोसेस बेस्ड दिस. तो टाइमिंग वेरिएशन देखने को मिलता है, डेटा का जार देखने को मिलता है. ब्रांचिंग इज बेस्ट ब्रांच इंस्ट्रक्शन को जैसे द अनसर्टेनिटी इन द फ्लो ऑफ द इंस्ट्रक्शन के बीच में इंटरप्ट हो जाता है, जिसके कारण वेस्ट साइकिल का निर्माण होता है. इंटरप्ट हो जाते हैं, डेटा की डिपेंडेंसी हो जाती है. एक छोटे से न्यूमेरिकल दे रखा है जिसमें नॉन पाइपलाइन सिस्टम है, 100 NH का. नंबर ऑफ टास्क गिवन है 6 सेगमेंट के अंदर, ईच क्लॉक 20 NH में रन करती है. तो नॉन पाइपलाइन है तो 200 इंटू 100 कर दिया आपका. ठीक है, नंबर ऑफ टास्क और नॉन पाइपलाइन, ये पहला काम हो गया. n प्लस के -1 दिस इज, तो n की वैल्यू 200, सेगमेंट 6 है तो n प्लस के -1 मल्टीप्लाई क्लॉक साइज 20 दिस इज. सो वैल्यू निकल के आ गई. दोनों को आप स्पीड अप कर दोगे, दोनों को डिवाइड कर दोगे, वैल्यू निकल के आ गई. ठीक है, और मैथमेटिकल थ्योरेटिकल देखे तो टाइम पर टास्क 100 और सेगमेंट है 20, तो वैल्यू आ गई 5. मैक्सिमम स्पीड अप और आपकी स्पीड रेशियो निकल के आई है. तो एक सिंपल फॉर्मूला है, एग्जांपल में एग्जाम में आ जाता है इसलिए मैंने न्यूमेरिकल करा दिया नॉन पाइपलाइन सिस्टम का. एक्सप्लेन करो कैसेस कोहेरेंस. अगेन भाई 2024 में भी आ चुका है बड़े लेवल में, और समय अगेन यहाँ पर भी मिला है, तो बिलीव करो गाइस आ सकते हैं, इनकी चांस है बहुत ज्यादा. केस कोहेरेंस इज काइंड ऑफ समथिंग, डिफरेंट केसेज होती है सीपीयू में छोटी छोटी. अब क्या होता है, एक आपकी मेन मेमोरी होती है, तो क्या होता है कि यहाँ पर एक डेटा पड़ा है, डेटा इसको भी चाहिए, वो इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए. तो ये क्या करते हैं, एक तरीका तो ये कि इसके केस में जाके पटक दिया, 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 इसके केस में जाके पटक दिया. तो यहाँ पर क्या हुआ, डेटा की कॉपी हो गई, बहुत ज्यादा कॉपी हो गई ना. तो इसको अवॉइड करने के लिए मैं कोहेरेंस अप्लाई करूंगा, जिसमें क्या होता है कि ये डेटा की कॉपी यहाँ आ जाती है एक सिंगल बस. ठीक है, और कल को यहाँ से कुछ मॉडिफाई करना होता है तो यहाँ से एड्रेस मॉडिफाई हो जाता है और चीजें चेंज हो जाती है. तो ये आपकी आ गई कोहेरेंस की लेयर, ये आपका मेन मेमोरी का लेयर. यहाँ से डेटा उठ के यहाँ पे आता है, एड्रेस वेड्रेस लोकेशन कोई भी चेंज होगी तो इन दोनों के बीच में आपस में कनेक्शन बैठ जाएगा. अब ये डिफरेंट कोहेरेंस है आपके, ओ सॉरी कोहेरेंस क्या है, केसेज है. जिसको चाहिए वो ले लेगा. ठीक है, जैसे इसके केस में आपने वैल्यू मॉडिफाई कर दी तो वो अपडेट जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जाके वैल्यू को मॉडिफाई कर देगा, तो वो इन बाकियों के लिए भी वो चेंज हो जाएगी. तो दिस इज हाउ द केसेस कोहेरेंस वर्क, और बहुत ही बढ़िया है टू मेंटेन द डेटा कंसिस्टेंसी. प्रिवेंट करता है स्टेल डेटा को, करेक्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करता है, इंप्रूव करता है सिस्टम की स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी को. These are some points. अप्रोचेस है डायरेक्ट बेस्ड, स्नूपिंग, राइट MISC. ये बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, मॉडिफाई करता है, फिर एक्सक्लूसिव करता है, फिर शेयर करता है, फिर इनवैलिड करता है. तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स इनटू द cases coherence, so which also have covered into what we have covered into the 2024 के पेपर में अच्छे से. तो उसमें एक बार आप चेक आउट कर लेना, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा वहां पर. कंस्ट्रक्ट द मेमोरी सिस्टम यूजिंग 1K into 4M चिप. बहुत सिंपल है, एक सिंगल आपको ये मिली चिप. इट मीन्स 1K मीन्स 1024 वर्ड हो गए, ईच वर्ड बिलोंग टू 4 बिट. राइट, बिल्कुल सही है. तो 1K into 4. ठीक है, वी ऑलरेडी मेड दिस रिक्वायरमेंट विद 1 चिप. तो एक ही चिप की जरूरत पड़ी अपन को, 1024 में 4 बिट होता है और एक से ये होता है, तो एक की जरूरत पड़ी. अब कंस्ट्रक्ट कर रहा है 4 into 4 रैम मेमोरी बैंक. तो इसके अंदर मेमोरी बन गई आपकी 4K, तो 4096 4 बिट पर होता है. इसमें आपके होते हैं 1024 वर्ड. तो आप इसके अंदर देख लो कितनी चिप लगने वाली है. तो टोटल आ गया आपका ये. ठीक है,
और आपका 1024 पड़ता है तो भाग लगा दो, निकल के आ गई वैल्यू 4। तो 4 चिप की जरूरत पड़ेगी आपको, इसमें 1 चिप की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से आंसर निकाल सकते हो। इसके केस में तो क्या हुआ, 1024 डिवाइड बाई 1024 विच इज इक्वल टू 1, तो आपको 1 मिल गई। यहाँ पे आपने निकाल लिया इस 4K का वैल्यू, और इतने बड़े होते हैं कंटेंट, तो 4 निकल के आ गया। दिस इज आंसर, राइट। Differentiate between the hardwired control unit and the microprogram control unit with their diagrams। तो देखो कंट्रोल यूनिट बेसिकली रेस्पॉन्सिबल करता है किसी भी ऑपरेशन को प्रोसेसर से परफॉर्म करने के लिए। तो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल्स को अप्लाई करता है अलग अलग, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हार्डवायर्ड भी होते हैं और माइक्रो प्रोग्राम भी होते हैं। दीज यूनिट डिफरेंट इन द डिजाइन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्सिटी, अपने अपनी डिजाइन के अकॉर्डिंग होता है, राइट। तो हार्डवायर कंट्रोल यूनिट क्या होती है, हार्डवायर कंट्रोल यूनिट यूजेस टू फिक्स्ड लॉजिक सर्किट टू जनरेट द कंट्रोल सिग्नल। फिक्स्ड हो गया आपके लॉजिक सर्किट्स, हार्डवेयर की बात हो रही है। तो इसके अंदर जैसे पीएलए प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे या स्टेट मशीन को यूज किया जाता है। कंबाइंड लॉजिकल सर्किट्स होते हैं ये कुछ, ठीक है। तो इस ऑपरेशन में क्या होता है, कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर के बाद डिटरमाइन होता है, ठीक है। और इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पे डिकोड किया जाता है इनटू द कंट्रोल सिग्नल में, फिर आगे चीजें परफॉर्म होती है यूजिंग द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में। तो आपके इंस्ट्रक्शन आए, इसको आपने यहाँ पर आगे परफॉर्म किया, डिकोड किया, ठीक है। फिर आपके यहाँ पे स्टेप काउंट आया, क्लॉक वाइज किया, फिर उसको ये कंट्रोल में वैल्यू आई, कंट्रोल सिग्नल्स मिले, आगे परफॉर्म हुए, दैट्स ऑल। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यूज किया आपने, इंस्ट्रक्शन का डिकोड किया। सबसे पहले रजिस्टर के अंदर वो मेमोरी आ गई आपकी, ठीक है। फिर उसको डिकोड करना पड़ता है, फिर उसको सिग्नल में जनरेट करना पड़ता है, यहाँ तक आ गया, ठीक है। फिर आपको स्टेप काउंटर करना पड़ता है कि कोई भी स्टेप में कोई दिक्कत तो हुई नहीं ना, फैच डिकोड और एग्जीक्यूट हो गया नहीं हो गया, ठीक है। फिर टाइमिंग सिग्नल्स प्रोवाइड करो कि इतने टाइम में काम कर देना वरना काम को रोक देना, क्लॉक। फिर कंट्रोल सिग्नल, तो ये आपके एएलयू मेमोरी और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में कंट्रोल करने के लिए हेल्प करेगा आपको। माइक्रो प्रोग्राम यूनिट, कंट्रोल यूनिट जो बेसिकली एक कंट्रोल मेमोरी है जो आपके बेसिकली माइक्रो प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए काम में लिया जाता है। तो इसमें इंस्ट्रक्शन के रजिस्टर होते हैं, फिर माइक्रो इंस्ट्रक्शन मेमोरी होती है, फिर आपके कंट्रोल सिग्नल्स वहां से जनरेट होते हैं, और फिर वो एएलयू मेमोरी और इनपुट आउटपुट अदर यूनिट्स को परफॉर्म कर पाते हैं। तो बेसिकली इंस्ट्रक्शन का रजिस्टर के अंदर वो चीजें जाती है, ठीक है। और वो आपके माइक्रो इंस्ट्रक्शन मेमोरी में पास होते हैं, जहां पर वो बेसिकली सीक्वेंस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनको डिकोड किया जाता है, और डिकोड करने के बाद उसको कंट्रोल सिग्नल्स में जनरेट किया जाता है, और उन कंट्रोल सिग्नल्स को आगे एएलयू मेमोरी और इनपुट आउटपुट को दिया जाता है। यही है डिफरेंस, सिंपल सा। दोनों में अगर अपन देखें तो सिंपल है, यूजेबल कॉम्बिनेशनल लॉजिक, ये आपके माइक्रो इंस्ट्रक्शन को यूज करता है। फास्टर है, ये स्लोअर है। इनफ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है। हार्ड वायर के द्वारा होता है, ये माइक्रो प्रोग्राम होता है। डिफिकल्ट एंड कॉस्टली टू मॉडिफाई है, इजी टू मॉडिफाई है। अब फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ सिंपलर एंड कॉम्प्लेक्स इसके अंदर। तो हार्ड वायर एंड माइक्रो प्रोग्राम्ड है। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द डायग्राम ऑफ डीएमए। डीएमए बेसिकली डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है। तो जब क्या होता है कि एक सीपीयू होता है, सीपीयू को मान लो एक फाइल, बड़ी फाइल अपलोड करनी है, तो वो क्या खुद काम करता है, मेमोरी के पास जाता है, कंट्रोल सिग्नल लेता है, और वो मेमोरी को मेमोरी से लेता है और वहां पर उसको स्टोर करता है या गेट करता है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, फिर बाकी काम आप नहीं कर सकते हो यूआई पे। सपोज करो आप फाइल अपलोड कर रहे हो तो बाकी काम तो नहीं हो रहे मेरे, वो फाइल में टाइम लग रहा है। सपोज करो 15 मिनट लग रही है, तो आप क्या 15 मिनट बैठे रहोगे? तो सपोज करो एक काम ऐसा हो कि आपकी फाइल अपलोड हो रही, साथ ही साथ आप यूआई को रेंडर भी कर रहे हो, उसमें दूसरी चीजें भी परफॉर्म कर पा रहे हो, तो वो कैसे होगा? क्योंकि आपको फिर उसके लिए आपके सीपीयू को फ्री करना पड़ेगा भाई। सीपीयू को बिजी नहीं रख सकते, वो मेन काम करता है, दिमाग है असली। तो फिर वो क्या करता है, ये काम है ना, ये काम ये दे देता है डीएमए कंट्रोलर को। ये कंट्रोलर बोलता है भाई साहब आपने मुझे दे दिया काम, मैं जानू मेरा काम जाने। तो वो अपना सारा काम परफॉर्म करता है मेमोरी से रिलेटेड, और सीपीयू दूसरे काम टास्क जो भी है आपके वो परफॉर्म कर देता है। तो यही फंडा है डीएमए का, 2024 के पेपर में भी अच्छे से समझा है, तो यहाँ भी आप देख लो। सो इट इज ए हार्डवेयर कंपोनेंट, बेसिकली ट्रांसफर करता है डेटा को बिटवीन द मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट फंक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग अगेन आई एम से विदाउट इन्वॉल्विंग द सीपीयू। इट improves the overall system performance by freeing the CPU from the managing data ट्रांसफर टास्क। तो जितने भी टास्क ये हट जाते हैं। कंट्रोल में क्या करता है, बेसिकली क्या होता है, डीएमए कंट्रोलर होता है जिसमें एड्रेस के रजिस्टर होते हैं, काउंटर होते हैं, कंट्रोल रजिस्टर होता है, डेटा बफर होता है, फिर ये चीजें परफॉर्म होती है, फाइनल आंसर आ जाता है। तो सबसे पहले तो ये एड्रेस लेके आता है मेमोरी का, ठीक है। वो देता है आपकी किसको, नंबर ऑफ काउंट रजिस्टर को देता है, वो कंट्रोल को देता है, वो आगे डेटा बफर में डेटा को लेके आता है, फिर ये डीएमए की रिक्वेस्ट करता है, फिर डीएमए को एक्नॉलेज किया जाता है, फिर वो कंट्रोल यूनिट के पास जाके कंट्रोल सिग्नल्स को इजाद करता है, और फाइनली फिर वो सीपीयू के पास जाके आगे परफॉर्म हो जाता है। सीपीयू क्या डायरेक्ट आगे चीजें परफॉर्म हो जाती है। कोई दिक्कत आती है, इंटरप्ट होता है, तो सीपीयू को सिग्नल जाता है कि भाई साहब दिक्कत हो रही है।
सेंड बाय द डीएमए कंट्रोल टू कंफर्म द टास्क ट्रांसफर इनटू आउटपुट। दैट्स द थिंग, आप रीड आउट कर लेना, बहुत इजी चीज है। दिस इज ऑल इजी। Define the function of IOP। IOP is इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, बेसिकली स्पेशल पर्पस प्रोसेसर होता है जो आपके इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए करता है। बेसिकली इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सीपीयू, सीपीयू से इंडिपेंडेंट है। ये सीपीयू के लोड को मैनेज, इनपुट आउटपुट एफिशिएंसी को रिमूव कर देता है। तो ये अलग से एक इनपुट आउटपुट का प्रोसेसर बना दिया कि भाई सीपीयू, तो इसकी भी टेंशन मतलब किधर से इनपुट आ रहा जा रहा है हम देख लेंगे। तो कंट्रोल करता है, मैनेज करता है इनपुट आउटपुट डिवाइस को, ऑफलोड करता है इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग फ्रॉम सीपीयू से, कम्युनिकेट करता है मेमोरी विद डीएमए। तो डीएमए से कौन बात करता है डायरेक्ट? डीएमए से बात, एक मैंने डायग्राम बना के रख रखा है डीएमए के 2024 के पेपर में, वो देखना, इससे बेटर है वो, ठीक है, उससे आइडिया ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये क्या करता है, आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेसर बात करेगा डायरेक्ट डीएमए से, और डीएमए और इनके बीच में बात चलती है। कोई भी इंटरप्ट होता है तो वो सीपीयू के द्वारा इश्यू कर दिया जाता है, और परफॉर्म करता है एरर का डिटेक्शन करेक्शन को, हैंडल करता है इंटरप्ट्स को, सिग्नल्स को इनपुट आउटपुट से। तो सीपीयू गए आईपीयू के पास, आईपीयू बोलेगा ठीक है मैं डीएमए बस जा रही है, उस बस से बात करता हूँ और वो बस मेरे को लाके देगी डेटा को, ठीक है। तो ये बस ये सब इन चीजों में चलता है। सीपीयू का काम है बस तू कर, ये मैनेजर है बस, बड़ा मैनेजर, तू ये कर, डीएमए तू ये कर, आईओपी तू ये कर, ये सब चीजें चलती है बस। सीपीयू आईओपी इनपुट आउटपुट मेमोरी डीएमए से, डीएमए का बस सिस्टम, ये सब सिंपल चीजें, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। सिंपल सिंपल चीजें यार, अपन पता नहीं क्यों हवा बना के रखते हैं इनको। या कंक्लूजन ये हो गया, डीएमए आपका ये काम करता है और ये आपका आईओपी ये काम करता है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद जय भारत।